प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या क्लासेस में। कैसे सही बच्चों आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। तो चलिए बच्चों, ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में सेकंड पार्ट जो हमारा चलता है उसमें जो खंड ख आपका जा रहा है, ठीक है। इसकी जो आपकी लास्ट यूनिट रहेगी बच्चों, आपकी यूनिट नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो बच्चों एनसीईआरटी ने इस यूनिट में काफ़ी कुछ पोर्शन इस सेशन के लिए आपका कम किया है। जो आपका नया सेशन चल रहा है आपका बच्चों, ये वाला 2023 और 2024 के लिए जो आपका सिलेबस है बच्चों, एनसीईआरटी ने काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें से हटा दी हैं। 30% जो आपका सिलेबस था वो तो ऐड किया है गया है, लेकिन उस सिलेबस को ऐड करने के बावजूद भी परमानेंट कुछ चीज़ें यहाँ से घटा दी गई हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो आपके सिलेबस में रखा गया है वो बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, डिवाइस रखा गया है। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके? और ये बच्चों आपका जो बोर्ड के एग्जाम में नंबर है या यूनिट आपकी है, ये बोर्ड के एग्जाम में आपकी 8 नंबर की आती है, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। दूसरा ये चैप्टर बड़ा छोटा है और उसमें केवल एक ही चैप्टर बच्चों आपका जाता है, ठीक है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बच्चों आपका ये चैप्टर नंबर जाता है, चैप्टर नंबर जाएगा आपका 14, है ना, 14 चैप्टर जाएगा आपका ये, ठीक है। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक। तो अगर बच्चों आप इसको कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर पक्के हो ही जाएंगे हर हाल में, ठीक है। और इस यूनिट को बच्चों या इस चैप्टर को अगर हम बात करें, चूंकि इस चैप्टर के अंदर केवल एक ही, सॉरी, इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर हमारा है, ठीक है। और इस चैप्टर को बच्चों हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आप 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट देख लेते हैं तो आपके 100% 8 नंबर पक्के आपके बोर्ड के हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला चैप्टर। पहला क्या चैप्टर है ये? वैसे तो आपका आखिरी चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, चलो। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, आइए चलिए। तो बच्चों ये चैप्टर आपका है रहेगा चैप्टर 14 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बच्चों हमारा ये जो चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ये लास्ट चैप्टर रहेगा आपका, ठीक है। तो आपका सिलेबस अब लगभग कंप्लीट होने वाला है ये। तो चैप्टर 14 में जो बच्चों आज का हमारा लेक्चर जाएगा, लेक्चर 1 जाएगा, ठीक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों आपका ये बैंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे बच्चों हम। ऊर्जा बैंड के आधार पर जो आपके पदार्थ होंगे वो चालक चालक होगा या अर्धचालक होगा, या आपका वो अर्धचालक होगा, ठीक है, अचालक चालक होगा, किस तरीके से होगा। तो ठोसों में देखिए बच्चों क्या होता है यहाँ पे, ठोसों का उनके संयोजी बैंड तथा चालन बैंड, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच में एक वर्जित बैंड होता है, ठीक है, एक वर्जित बैंड होता है, के अंतराल के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक के बारे में बच्चों व्याख्या यहाँ पर की गई है। तो मतलब किस तरीके से अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, कि अगर आपके पास में लाइक जैसे सिलिकॉन होता है, ठीक है, अब सिलिकॉन का आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 14 होता है, ठीक है। और जब इसका हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे बच्चों तो कितना जाएगा यहाँ पे, 1s2 जाएगा, 1s2, 2s2, ठीक है, और 2p6 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कितना गया, 2 2 4 और 6 10 हो गया, 3s2, 3p2 और 3d। वैसे 3d यहाँ पर होता नहीं है, पर 3d अगर माना जाए कि वैसे जो होगा तो वो खाली रहा होगा ना। तो उसमें अगर देखें बच्चों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कक्षा आपकी बनती है 3p और 3s, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना। और जिसमें बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो भारी हो जाते हैं, भारी जब हो जाएंगे तो वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, यानी कि जो बैंड बनाएंगे वो बच्चों वो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मान के चल लेते हैं यहाँ पे वाला कि 3p के लिए इस तरीके से आ रहा है, जैसे मान लेते हैं ये वाला आपका जा रहा है 3s2 के लिए जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा वाला होगा वो 3p के लिए जाएगा, 3p2 के लिए चला गया। और जो 3d जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, वो खाली हो जाएगा। खाली हो जाने की वजह से बच्चों वो हल्का हो जाएगा, और हल्का जब हो जाएगा बच्चों वो ऊपर की तरफ यहाँ पे उड़ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3d, ठीक है। तो एक तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों आपसे कि यहाँ पे जो आपके बैंड बनते हैं वाले, यानी कि जो खाली वाला हिस्सा होगा, है ना, जो ये खाली वाला हिस्सा होगा, एक तरीके से हम इसको कहें कि जो आपके बीच में यहाँ पे बैंड बनता है, एक जो अंतराल है ये वाला बच्चों, इसको बोलते हैं यहाँ पे फॉरबिडन बैंड, यानी कि वर्जित बैंड इसको यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है।
वर्जित ऊर्जा अंतराल इसको यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा बच्चों आपका ये वाला, जो ये वाला आपका होगा, है ना, इसको यहाँ पे बच्चों बोलते हैं संयोजी बैंड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसको बोलते हैं यहाँ पे संयोजी बैंड बोलते हैं। और जो खाली वाला हिस्सा होगा बच्चों आपका ये वाला, इसको बोलते हैं यहाँ पे चालन बैंड, है ना, चालन बैंड इसको यहाँ पर कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसको यहाँ पर बोल सकते हैं वैलेंसी बैंड, वैलेंसी बैंड बोल सकते हैं इसको बच्चों यहाँ पे, इसको कंडक्शन बैंड बोल सकते हैं यहाँ पे, और ये आपका फॉरबिडन बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो गैप होगा बच्चों आपका ये कितना है, इस गैप पे डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ आपका चालक होगा, अचालक होगा या अर्धचालक होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अगर बच्चों हम बात करते हैं चालक के लिए, ठीक है, तो चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होंगे। चालक कौन से पदार्थ होंगे? तो चालक में बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं आपके जो पदार्थ निकल कर आएंगे ये वाले, ये इस तरीके से ले लेते हैं कि अगर आपके पास में कोई यहाँ पर एक बैंड बनता है ये वाला, यानी कि ये आपके पास में कंडक्शन बैंड बन जाता है, ठीक है। दूसरा आपके पास में ये वैलेंसी बैंड बन जाता है, ठीक है। और वैलेंसी बैंड में अगर आप देखें तो ये ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर जाने से यहाँ पे क्या होगा कि बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, यानी कि संयोजी वर्जित अंतराल यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और जब वर्जित अंतराल जीरो हो जाएगा तो जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वो मूवमेंट कर सकते हैं ऊपर की तरफ, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा आ रहा है वो चालन बैंड के लिए आ रहा है, और ये वाला जो आ रहा है आपका वर्जित बैंड के लिए आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा होगा बच्चों वो दोनों में ओवरलैप कर गया है, ठीक है, दोनों में ओवरलैप कर गया। जब ओवरलैप कर गया होगा तो नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जा सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आपका बैंड बनता है तो उसको हम यहाँ पर चालक बोलते हैं, यानी कि वो चालन होगा, आपका चालक होगा, ठीक है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है तथा उसमें धारा का प्रवाह आसानी से सरलता से हो सकता है। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, ये सारे पदार्थ आपके बच्चों चालन होंगे, ठीक है। ऊर्जा बैंड संरचना के अनुसार चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके चालन बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक रूप से भरे होते हैं तथा इनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड या तो परस्पर अतिव्यापित यानी कि ओवरलैप, जैसा आप देख पाएंगे बच्चों यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, होते हैं, या उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग आपका 0.07 इलेक्ट्रॉन बीच के इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका अंतराल जा रहा है बच्चों वो बहुत कम जाता है, और ये इस तरह कम जा रहा है कि यहाँ से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपको जो होगा, चूंकि ऊपर वाला हिस्सा खाली होगा, ठीक है, यहाँ से मूवमेंट कर सकता है, और चूंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स में चला जाएगा तो पूरे पदार्थ में आपका करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं। अब अगर अचालक की बच्चों बात करते हैं तो अचालक आपका इंसुलेटर आपका वो होगा जिसमें अगर हम बात करें हैं बच्चों यहाँ पे ये वैलेंसी बैंड और ये कंडक्शन बैंड के बीच का जो ये गैप है बच्चों, ऊर्जा का जो अंतराल है ये बहुत ज्यादा, फॉरबिडन बैंड जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल जिसको हम यहाँ पर कह के चलते हैं, अगर ये बच्चों बहुत ज्यादा होता है, यानी कि अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज्यादा है तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये वाले, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो उस केस में जब ये ऊपर नहीं जा पाएंगे बच्चों तो यहाँ से धारा का कोई प्रभाव यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि चालन बैंड और आपका संयोजी बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल अगर ये बहुत ज्यादा होता है तो उस केस में ऐसे पदार्थ को हम यहाँ पर बोलते हैं अचालक। अचालक वे पदार्थ होते हैं इसमें चालक इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य संख्या में पाए जाते हैं, अतः इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। उदाहरण आप देख सकते हैं कि लकड़ी हो गया ना, एबोनाइट हो गया, कांच हो गया आदि, इसके आधार पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसके संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं। संयोजी बैंड तो बच्चों पूरी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे, ठीक है। और चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, खाली होगा, ठीक है। जैसे भी आप देख रहे थे ना सिलिकॉन के लिए, अब सिलिकॉन के लिए जैसे आपने देखा था यहाँ पे तो 1s2 2s2 2p 2p6 चला गया था, फिर 3s2 3p2 चला गया तो 3d में 0 होता है ना, तो खाली इलेक्ट्रॉन्स होगा, कक्षा तो बनती है ना, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। कितना होता है? 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। तो उस केस में हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अचालक कहते हैं।
ठीक है। और अर्धचालक में बच्चों क्या होगा, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा का जो अंतराल होगा बच्चों, ये कंडक्शन बैंड हो गया आपका, ठीक है। ये वैलेंसी बैंड हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स खाली होंगे। लेकिन जब ये ऊर्जा का अंतराल आपका बहुत कम होगा, लगभग लगभग आपका अगर ये वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड होती है, तो जैसे यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज कर जाने से इलेक्ट्रॉन्स आपके ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं, ये आसानी से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को यहाँ पे बोलते हैं अर्धचालक, क्योंकि सामान्य अवस्था में तो काम करते हैं अचालक की तरह, लेकिन जैसे जैसे इनको इनकी एनर्जी मिलती है बाहर से, तो ये एक चालक की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, लाइक जर्मेनियम, लाइक सिलिकॉन, लाइक कार्बन, है ना, आदि। ऊर्जा बैंड संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, तथा तथा चालन बैंड पूर्णतः, चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड आपका पूरी तरीके से बच्चों रिक्त होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होता नहीं, जैसे आप यहाँ पे भी पीछे देख पाए होंगे यहाँ पे कि 3s2 3p2 और 3d, तो 3d 0, यानी कि यहाँ पे जब तीसरी कक्षा होती है, लेकिन d ऑफकोर्स यहाँ पर होता नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होगा नहीं, ठीक है। परंतु चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम यानी कि लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल आ जाता है, ठीक है, होता है, जैसे चित्र में दिखा रखा है बच्चों आपको इस वाले डायग्राम में। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है, और परम शून्य ताप पर अर्धचालक एवं अचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि अर्धचालक जो होता है आपका वो अचालक की तरह ही काम करेगा। जैसे जैसे अर्धचालक का ताप बच्चों बढ़ाते हैं, है ना, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल घटता चला जाता है, और संयोजी तथा संयोजी बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स चालक या चालन इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। तो आप समझ पाए होंगे, आप समझ के ना बच्चों मेरी बात, कहने का मतलब क्या है, सिंपल तरीका क्या है कि आपको कहने का कि आप यहाँ से इस बात को कह सकते हैं कि अगर आपके पास में यहाँ पर लाइक जैसे सिलिकॉन था, ठीक है, अब सिलिकॉन को जब आपने तोड़ा यहाँ पे, तो 1s2 चला गया, 2s2 चला गया, 2p6 चला गया, 3s2 चला गया, 3p2 चला गया, 3d यहाँ पे आएगा नहीं, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से कह सकते हैं बच्चों कि अब कौन से पदार्थ को बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाएगा कि चालक होगा या अचालक होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि आपके पास में कोई ये कंडक्शन बैंड है यानी कि चालन बैंड है, ठीक है, और ये आपके पास में संयोजी बैंड है, वैलेंसी बैंड यानी कि, ठीक है, और उसके बीच का जो बच्चों आपका जो गैप है, ये वाला जो गैप है आपका, ये वाला जो गैप आपके पास में है, जिसको आप यहाँ पे बोलते हैं फॉरबिडन बैंड यानी कि वर्जित बैंड जिसको कहते हैं। अगर वर्जित बैंड की वैल्यू जो है आपकी ऊर्जा को जो अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड है, तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में इसको बोला जाएगा अचालक पदार्थ, अचालक, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 आपके सामने आ जाता है बच्चों कि यदि आपके पास में ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है, ठीक है, और ये बच्चों आपको ओवरलैप कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है, वैलेंसी बैंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे फॉरबिडन बैंड जो होगा वो लगभग लगभग 0 हो जाता है ना। तो उस केस में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको अब कहा जाएगा बच्चों आपका चालक, ठीक है। और तीसरा वाला जो आपके पास में होगा बच्चों ऑप्शन यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास में जो कंडक्शन बैंड है ना, और ये आपके पास में वैलेंसी बैंड जो था, ठीक है, और उसके बीच का जो बच्चों आपके पास गैप पड़ता है, ये वाला जो गैप पड़ता है आपके सामने, ये वाला फॉरबिडन बैंड, अगर इसकी वैल्यू लगभग लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड है, तो देन उस केस में जैसे इसका ताप बढ़ाया जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर जाएंगे इसमें, और मूव कर जाएंगे तो उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अब आपका अर्धचालक की तरह कार्य करेगा। सामान्य अवस्था में अचालक होगा, और जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे ये काम करेगा बच्चों आपका चालक की तरह, ठीक है। तो ये आपके
बैंड थ्योरी है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, ठोसों में ऊर्जा का बैंड स्तर या ऊर्जा अंतराल किस तरीके से हमें बताया गया। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्रीय भाग में धनावेशित नाभिक होता है, जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार किसी पृथककृत परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के विभक्त एक सुस्पष्ट ऊर्जा स्तर होते हैं। जब विभिन्न परमाणु एक दूसरे के अत्यधिक निकट आकर ठोस की रचना करते हैं, तब इन परमाणुओं की बाह्य कक्षा एक दूसरे को ढक लेती है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की गति नाभिक इलेक्ट्रॉन नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं के कारण किसी पृथककृत परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की गति से भिन्न होती है। इस स्थिति में परमाणु के ऊर्जा स्तरों विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, जिसमें ऊर्जा का सतत परिवर्तन होता रहता है। ये ऊर्जा स्तर एक दूसरे के अत्यधिक निकट होते हैं होने के कारण बैंड के रूप ले लेते हैं, जिन्हें ऊर्जा बैंड कहते हैं, जिन्हें एनर्जी बैंड बच्चों यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। वह ऊर्जा, देखिए बच्चों यहाँ पे आगे, वह ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी बैंड है ना के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, संयोजी बैंड कहलाते हैं। यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बच्चों, उसको संयोजी बैंड बोलेंगे, यानी कि वैलेंसी बैंड कहते हैं। वह ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे के ऊर्जा स्तर उपस्थित होते हैं, चालन बैंड कहलाते हैं। यानी कंडक्शन बैंड आपका बच्चों कहलाएगा। जिसमें खाली होगा, ठीक है, उसको कंडक्शन बैंड कहेंगे। जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको यहाँ पे संयोजी बैंड यानी कि वैलेंसी बैंड बच्चों कहा जाएगा। सामान्यतः चालन बैंड रिक्त होता है, चालन बैंड यानी कि रिक्त यानी खाली होता है, ठीक है। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच रिक्तियां होती हैं, जिसे वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इस रिक्तियों में कभी कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जस्ट अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बच्चों, वही इसके बारे में बताया गया। यहाँ पे अभी हम देख रहे थे ना यहाँ पे कि आपको बताया कि फॉरबिडन गैप जो आपको बताया गया, यहाँ पे वैलेंसी बैंड बताया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आपका रहेगा बच्चों यहाँ पे कनेक्शन बैंड यानी कि कनेक्शन बैंड में चालन बैंड हो जाएगा आपका, है ना, चालन बैंड हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा संयोजी बैंड, संयोजी बैंड हो जाएगा, ठीक है। और फॉरबिडन बैंड को बच्चों को क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है। तो उस तरीके से बच्चों अभी आपको समझा रखा था। चलिए अब आगे चल लेते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड का निर्माण। अब सिलिकॉन के बारे में अगर हम बच्चों बात करते हैं, तो सिलिकॉन आप जानते हैं कि जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम जब करेंगे इसका, तो अब सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 14 होता है, ठीक है। तो जब इसमें देखा जाएगा तो आपको कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 होता है, ठीक है। अब इस तरह जो आपका 1s होगा, 2s होगा या 2p होगा, 3s होगा, पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। जबकि जो 3p वाला होता है बच्चों, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। चूंकि जो p वाली कक्षा होती है आपकी, आप जानते हैं कि p जो आपका कोश होता है, इसमें इस तरीके से पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ सकता है, चौथा यहाँ आ सकता है, पांचवा यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अभी और कम रह रहे हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें अधिकतम बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और केवल इसमें बच्चों फिलहाल अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमने बच्चों कक्षा बना ली है कि 1s2 यहाँ पर आ गया, 2s2 यहाँ आ गया, 2p6 यहाँ आ गया, तो 2 2 4 2 6 10 हो गया। तो 2 4 6, 2 और 2 4 हो गया, और 6 10 हो गया, 10 और 2 12 और 2 14, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों फिलहाल अभी यहाँ पर और आ सकते थे, ठीक है। n परमाणु वाले क्रिस्टल की बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4n होगी, ठीक है, 4n हो जाएगी। किसी एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अत्यधिक अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। अतः n परमाणु में उपस्थित 4n संयोजी इलेक्ट्रॉनों के लिए उपलब्ध ऊर्जा स्तर 8n होंगे, और ये 8n ऊर्जा स्तर क्रिस्टल में उपस्थित परमाणुओं के बीच की दूरी r के आधार पर कोई सतत बैंड बना सकते हैं, अथवा इनके विभिन्न बैंडों में
समूहन हो सकता है जिसे नीचे स्पष्ट किया गया, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है बच्चों कि ये जो वाला बैंड जो होगा आपका सीयूजी बैंड होगा, ये वाला आपका एनर्जी वर्जित ऊर्जा गैप हो जाएगा, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगा नहीं। और ऊपर वाला जो गैप बच्चों आपका जा रहा है, जो आपका चालन बैंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ये गैप कितना आपका जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें कि आर की जो वैल्यू होगी बच्चों आपकी आर नोट और आर थ्री से बड़ी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें आर की वैल्यू को, अगर यहाँ पे मान के चलते हैं कि जैसे आपके पास जा रहा है आर नोट से बहुत बड़ा होगा आर थ्री, क्योंकि इधर की तरफ दूरी बढ़ रही है ना, आपकी आर की वैल्यू इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो जब आपका आर थ्री से भी बड़ा होगा और आर नोट से बड़ा होगा, अर्थात आंतरिक अंतरा परमाणिक दूरी आर क्रिस्टल जालक दूरी आर नोट से बहुत अधिक हो, तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित प्रत्येक परमाणु पृथकृत परमाणु की भांति व्यवहार करता है। अतः प्रत्येक परमाणु की विभक्त एवं सुस्पष्ट ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें चित्र 4 में दिखा रखा है, समांतर रेखाओं के माध्यम से दिखा रखा है। जो समांतर रेखा ये वाली बच्चों आपकी जा रही है वाली, ठीक है, इन रेखाओं के माध्यम से इसको यहाँ पे दिखा रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आगे चल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो जो आपका गैप जा रहा था बच्चों, उसमें आप देखते हैं यहाँ पे, तो नंबर 2 कि जब आर की वैल्यू जो है वो R2 से और आर नोट से बड़ी, यानी कि आर नोट से बड़ी हो, आर नोट से ये वाली आप देखते हैं ना कि जो वैल्यू आपके पास में होगी, इस तरीके से अगर ये वाली वैल्यू जाती है आर नोट से, R2 बड़ा होगा, तो उस केस में क्या होगा, तब परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य अंतर क्रिया प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण 3s और 3p उपकोष अत्यधिक निकट स्थित दो ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाते हैं, जिनके बीच ऊर्जा अंतराल पहले की अपेक्षा कम हो जाता है। अंतरा परमाणिक दूरी r के घटने पर 3s तो 3p 3s और 3p स्तरों से संबंध ऊर्जा बैंडों का फैलाव बढ़ता है तथा इसके बीच का ऊर्जा अंतराल घटता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो फैलाव आपका बच्चों जा रहा है, ये वाला, ये जो फैलाव जा रहा है, ये वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बैंड थ्योरी के अगर आप पढ़ें तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपकी आर की वैल्यू आर नोट अर्थात अंतरा परमाणिक दूरी आर क्रिस्टल जालक दूरी आर के बराबर, आर नोट के बराबर हो जाती है, तो पूर्णतः भरे हुए तथा रिक्त ऊर्जा स्तर एक ऊर्जा अंतराल से परस्पर पृथकृत हो जाते हैं। यह ऊर्जा अंतराल बच्चों वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ये वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ईजी आपको लिखा हुआ है वाला। ठीक है, निचला पूर्णतः भरा हुआ भाग, पूर्णतः भरा हुआ ऊर्जा बैंड जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे इसको संयोजी बैंड कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो हम कह सकते हैं तथा ऊपरी रिक्त ऊर्जा बैंड जिसमें चालक इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चालक बैंड कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये वाला जैसा होगा आपके पास में, चालक बैंड आपका ये कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बात आपके क्लियर हो गई है। ठीक, दूसरा कुछ ये पॉइंट आपके हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो फर्मी ऊर्जा यानी कि फर्मी जो एनर्जी होती है आपकी किसी पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा परम शून्य ताप 0 केल्विन पर ग्रहण की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा को कहते हैं। यानी कि फर्मी ऊर्जा, अगर आपसे पूछे कि फर्मी ऊर्जा क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि फर्मी ऊर्जा किसी पदार्थ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा परम शून्य ताप पर ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा को ही फर्मी ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और अर्धचालकों में फर्मी स्तर वह ऊर्जा स्तर है जिसमें धारा वाहकों की उपस्थिति की प्रायिकता आधी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे 1 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक, चलिए अब आगे चल लेते हैं। अब अगर आगे चलते हैं बच्चों, तो हमारे पास में जैसे अर्धचालक आता, तो अर्धचालक को बच्चों यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया। एक बोला जाता है नैज अर्धचालक यानी शुद्ध अर्धचालक, दूसरा अपद्रव्य अर्धचालक, है ना। ठीक है, तो देखिए नैज अर्धचालक यानी कि अशुद्धताओं से मुक्त अर्धचालक अर्थात शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, यानी कि बिल्कुल प्योर नैज या आई टाइप अर्धचालक कहलाता है। जैसे इसको एन टाइप और एन टाइप आपने सुने होंगे, अभी हम देखने वाले भी इसको बच्चों। तो फिलहाल इसको अगर शुद्ध अर्धचालक है या तो उसको शुद्ध अर्धचालक कहा जाएगा या उसको नैज अर्धचालक कहा जाएगा, उसको आई टाइप अर्धचालक कहा जाएगा। ठीक है, लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाले अर्धचालक हैं। एकल जर्मेनियम परमाणु में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि जिसमें 4 सबसे भारी कोष में होते हैं, शेष 28 है ना आंतरिक पूर्ण
पूर्ण कोशों में 2 8 18 के रूप में वितरित होते हैं। सिलिकॉन जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 4 होता है, जबकि जर्मेनियम में सिलिकॉन में भी जर्मेनियम और सिलिकॉन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस में निकटवर्ती परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं, जैसे कि चित्र में स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर आपके पास से मान लो कोई जर्मेनियम है यहाँ पे, है ना, इसमें बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा वाला जैसे आपके पास में ये वाला है तो ये वाला कनेक्शन इससे करेगा, ठीक है। ये वाला इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए हैं बाह्यतम कोश में। और हर परमाणु की एक खूबी होती है कि वो अपने पड़ोसी परमाणु से सहयोग करके, अपने पड़ोसी परमाणु से सहयोग करके, ये जर्मेनियम है ना आपका, अपने पड़ोसी परमाणु के साथ सहयोग करके बच्चों वो क्या काम करें, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके। तो ये इसके साथ में साझा कर लेता है, ये इसके साथ में साझा कर लेता है, ये इसके साथ में साझा कर लेता है, और ये इसके साथ में साझा कर लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस वाले के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। अब ये जो बाहर वाले हैं तो ये अपने आसपास के जो पड़ोसी परमाणु होंगे उनके उनके साथ सहयोग करेंगे, सहसहयोगी बंध बनाएंगे, उस तरीके से पूरे क्रिस्टल का निर्माण करते हैं ये, ठीक है। ये हमारा सिलिकॉन भी हो सकता है। सिलिकॉन में जैसा आप जानते हैं कि सिलिकॉन जो आपका होता है इसमें 14 होता है, तो जब इसको तोड़ा जाएगा तो 2 8 4 जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर आ गया, दूसरा यहाँ पर आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ पर आ गया। तो सिलिकॉन के लिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। एक सिलिकॉन के लिए एक ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। दूसरा सिलिकॉन के लिए एक ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। एक सिलिकॉन के लिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। तो जब ये सहयोग करेंगे बच्चों तो किस प्रकार करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये इसके साथ सहयोग कर लेगा इस तरीके से, ये इसके साथ कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा। तो इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना पूरे। और ये अपने जो पड़ोसी वाला होगा ये बाहर वाले से सहयोग कर लेगा इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये चलता रहेगा आपका प्रोसेस। तो ऐसे अर्धचालक को कहा जाता है बच्चों नेज अर्धचालक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्रिस्टल में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, जिसके परिणाम स्वरूप शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन निरपेक्ष शून्य पर अच्छा प्रतिरोधी होता है, परंतु प्रायोगिक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता ताप की वृद्धि के साथ बढ़ती है। यह अर्धचालक और धातु के बीच मुख्य अंतर है, क्योंकि धातुओं में चालकता ताप की वृद्धि के साथ घटती है। बैंड सिद्धांत ताप की वृद्धि के साथ अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। जैसे आप यहाँ पे बच्चों देख पा रहे होंगे कि आपके पास में कंडक्शन बैंड ये वाला आ गया, यानी कि आपके पास में चालन बैंड आ गया वाला है ना, ये आपका वैलेंसी बैंड आ गया, ठीक है। ये आपके पास नेज मतलब नेज अर्धचालक यानी निरपेक्ष शुद्ध अर्धचालक है, और इसके बीच का फॉरबिडन गैप हो गया, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया। तो जैसे हम ये निरपेक्ष शून्य ताप पर होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होल के लिए दिखा रहे हैं, और ये होल जो पॉजिटिव के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए दिखाते हैं, होल पॉजिटिव के लिए यहाँ पे आपका जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है मूवमेंट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये इसमें जाएंगे तो यानी कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये काम करेगा आपका अचालक की तरह, और जैसे आप इसका ताप बढ़ाएंगे तो काम करने लगेगा आपका ये एक चालक की तरह, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला आपके पास में जाएगा अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य अर्धचालक जिसमें कुछ आप अशुद्धियां मिला देते हैं बाहर से, है ना। प्रकृति में शुद्ध रूप से विद्यमान नेज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, परंतु यदि किसी ऐसे पदार्थ को जिसकी संयोजकता बच्चों या तो 5 हो या 3 हो, लाइक जैसे आर्सेनिक और बोरॉन, ठीक है,
अथवा बहुत थोड़ी मात्रा में शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में अपद्रव्य इम्प्योरिटी रूप में मिला दिया जाता है तो क्रिस्टल की चालकता बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को अपमिश्रण या मादन या ड्रॉपिंग कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त अशुद्ध अर्धचालक को अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। और ये बच्चों इसको यहाँ पे अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और ये दो टाइप के आपके होते हैं बच्चों, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो अपद्रव्य अर्धचालक क्या होगा, जिसमें कुछ बाहर से बच्चों अशुद्धियां मिला जाती है, लाइक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई भी एक ऐसा अपद्रव्य मिला दिया है जिसकी संयुक्तता तो पांच जैसे फास्फोरस की बच्चों 5 होती है, यहाँ पे 15 होता है, जब उसको तोड़ते हैं तो 2 8 5 जाता है ना। और बोरॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 होता है तो 2 3 जाते हैं, इसकी संयुक्ता बच्चों 3 आती है। एल्यूमिनियम भी देख सकते हैं, एल्यूमिनियम में यहाँ पे 13 होता है तो 2 8 3 जाता है यहाँ पे, तो उसकी संयुक्ता 3 होती है। तो कोई भी कैसा अपद्रव्य जिसकी संयुक्ता 5 या 3 होती है जब मिलाया जाता है तो उसके आधार पर बच्चों उस अर्धचालक को बोलते हैं अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। और ये बच्चों दो प्रकार के आपके होते हैं। नंबर 1 आपका यहाँ पर होता है बच्चों एन टाइप अर्धचालक, यानी कि एन प्रकार का अर्धचालक। अब जब एन प्रकार का अर्धचालक होगा तो किस प्रकार का होता है, तो जब भी किसी शुद्ध अर्धचालक लाइक जर्मेनियम और सिलिकॉन में कोई भी एक ऐसा अपद्रव्य बच्चों मिलाया जाता है जिसकी संयुक्ता बच्चों 5 होती है। कितनी हो, 5 हो। जब 5 संयोजकता वाला पंच संयोजी कोई भी अपद्रव्य जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी शुद्ध जर्मेनियम है ना, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिला दिया जाता है तो अशुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य पदार्थ के परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकटतम, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 वाला आपके पास में यहाँ पर है, तो ये अपने साथ के जो पड़ोसी वाले होंगे उनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेते हैं, लेकिन इसके पास फिर भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है जिसको यहाँ पे बोलते हैं बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप देख पा रहे होंगे ना, इसको यहाँ पे बोलते हैं बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। और चूंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों तो ये किसी और को दे सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है बच्चों दाता परमाणु। बात समझ में आ रही है बच्चों आपके। संयोजी इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकटतम 4 जर्मेनियम परमाणुओं में से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके सह संयोजक बंध बना लेते हैं तथा 5वां संयोजक इलेक्ट्रॉन अशुद्ध क्रिस्टल में गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है। यह ऋणावेशित वाहक अर्धचालक में चलन का कार्य करता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं जो धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालकों की वैद्युत चालकता भी बढ़ती है। और अशुद्ध अर्धचालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर स्थापित करने से अर्धचालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिससे अर्धचालक में धारा प्रवाह होने लगती है। ठीक है, और ऐसे अर्धचालक को जो क्या बोलते हैं एन टाइप के अर्धचालक यहाँ पर कहते हैं। तो एन टाइप अर्धचालक में मिला पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन देता है, अतः इस प्रकार अपद्रव्य परमाणु को दाता परमाणु कहते हैं, यानी डोनर एटम कहते हैं। तो अब समझ में आ गया ना आपके कि जब भी किसी शुद्ध अर्धचालक लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन में कोई भी एक ऐसा अपद्रव्य मिलाया जाएगा जिसकी संयोजकता बच्चों कितनी हो, 5 हो। ठीक है, तो मिला देने से जो प्राप्त आपको अर्धचालक होगा वो आपको कहलाया जाएगा एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है तथा उस परमाणु को दाता परमाणु कहा जाता है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किसी को भी दे सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक में जब दाता परमाणु अपना 5वां इलेक्ट्रॉन, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि इसपे ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा होता है तो ये दाता आपका आयन कहलाता है। ठीक है, तो आपका एन टाइप का अर्धचालक हो जाता है वाला। ये डायग्राम आपको यहाँ दिखा रखा है। एन टाइप अर्धचालक में जब दाता परमाणु अपना 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है तो यह धनावेशित हो जाता है। परिणाम स्वरूप अर्धचालक पदार्थ अभी भी वैद्युत उदासीन रहता है। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु के नाभिक के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु की तरह चक्कर लगाता है। यह देखा गया है कि इस इलेक्ट्रॉन को दाता परमाणु से अलग करने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस बात को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस प्रकार एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में जिसमें जितने चलायन ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में स्थिर धनात्मक
दाता आयन होते हैं, जैसे चित्र में दिखा रखे, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही बच्चों उसमें धनायन भी होंगे। आयन इसलिए धनात्मक होते हैं क्योंकि प्रत्येक से एक इलेक्ट्रॉन अलग होता है, अतः संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन ही रहता है। ठीक है, इस प्रकार एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं तथा कोटर अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। यानी कि एन टाइप अर्धचालक में बच्चों आवेश वाहक का जो कार्य करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, चूंकि बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कोटर बच्चों वो आवेश वाहक का अल्पसंख्यक में काम करते हैं, चूंकि कोटरों की संख्या बच्चों यहाँ पे कम होती है ना। मेजोरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे बच्चों पी टाइप अर्धचालक। अब पी टाइप अर्धचालक में क्या होगा बच्चों की, कोई भी एक ऐसा अपद्रव्य मिलाया जाए किसी भी शुद्ध अर्धचालक में जिसकी संयुक्ता बच्चों कितनी हो, 3 संयुक्त हो। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे जब भी किसी पी टाइप के अर्धचालक में 3 संयुक्ता वाला द्रव्य मिलाया जाएगा, जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम है ना, अथवा इंडिनियम, शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक में मिला दिया जाता है, तो वहां पर देखिए बच्चों यहाँ पे 3 संयुक्ता वाला परमाणु आपको क्या करेगा इस केस में, कि जब इसको यहाँ पे इससे मिला दिया जाता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेते हो और एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम रह जाता है, तो इसमें यहाँ पे मुक्त कोटर बन जाता है। और चूंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, यानी कि किसी से भी ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको बच्चों बोला जाता है घिराई परमाणु। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे घिराई परमाणु इसको कहा जाता है। ये आपका कोटर आप देख रहे हैं ना, गोल बन जाता है यहाँ पर, ये तो इसको कोटर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर देख पाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पी टाइप का अर्धचालक होता है आपका, उसमें जो चार्ज कैरियर होता है मेजोरिटी में वो कोटर होते हैं और माइनॉरिटी में बच्चों आपका होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर ये कि जब इस अशुद्ध अर्धचालक के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर साबित किया जाता है तो चालक में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रभाव से इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत को तथा कोटर क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं और चालक में धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अशुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में कोटर एक धनावेश चालक के युक्त है जो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष विपरीत दिशा में चलता है। इस प्रकार के अपद्रव्य मिले अशुद्ध अर्धचालक में आवेश वाहक को धनावेशित कोटर होते हैं, इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक बच्चों कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे जितने यहाँ पे ग्राही आपके आयन होंगे उतने यहाँ पे आपके कोटर आपको नजर आ रहे होंगे, जिससे कि आपका पूरा परमाणु बच्चों आपको उदासीन अवस्था में रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की तुलना में कोटरों की संख्या अधिक होती है ना। अतः पी टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं, और कोटर आपके बच्चों बहुसंख्यक आवश्यक होते हैं। ठीक है, परंतु पी टाइप अर्धचालकों की कोटरों की गतिशीलता एन टाइप अर्धचालकों मुक्त इलेक्ट्रॉन गतिशीलता से की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बच्चों याद रखना है। ठीक है, तो मेन बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक रहा है वो आपका अर्धचालक के बारे में रहा है। अर्धचालक आपको 2 प्रकार के आपको बताया, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक बताया गया है। पी टाइप अर्धचालक में आपको बताया गया कोई भी एक ऐसा द्रव्य जिसमें जिसकी संयुक्ता 3 होती है, और एन टाइप वाले में बच्चों जिसकी संयुक्ता 5 होती है। जब मिलाया जाता है शुद्ध अर्धचालक में तो आपको एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में बच्चों आपको बताया गया बैंड थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस बच्चों इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो इस चैप्टर का आपका लास्ट लेक्चर होगा। और लास्ट लेक्चर होने के साथ साथ बच्चों आपका वो इस बुक का भी लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।